हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेटिंग यंग माइंड्स। आई एम मनीषा परिहार और आज हम करेंगे क्लास 7th की ज्योग्राफी का चैप्टर 2 इनसाइड आवर अर्थ। ओके, ऑलराइट, तो सबसे पहले देख लेते हैं इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, अर्थ की 3 लेयर्स, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर के बारे में। उसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रॉक्स के बारे में, इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। उसके बाद हम पढ़ेंगे रॉक साइकिल और फिर एक छोटा सा टॉपिक और है मिनरल्स। ऑलराइट, तो ये सारी चीजें हमें इस चैप्टर में कवर करनी है। चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो अगर मैं आप सबसे पूछूं कि अर्थ के सरफेस पे क्या क्या है, तो आप सब कहेंगे कि माउंटेन्स है, वैलीज है, प्लेन्स, प्लेटूज, रिवर्स, ओशियंस। इनफैक्ट ह्यूमन बींग्स, हम भी अर्थ के सरफेस पे ही रहते हैं, राइट। प्लांट्स है, एनिमल्स है, बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, रोड्स, बहुत कुछ है। हम ये सब इसलिए जानते हैं क्योंकि हम खुद अर्थ के सरफेस पे रहते हैं, राइट। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि व्हाट लाइज इनसाइड आवर प्लैनेट अर्थ, हमारे प्लैनेट अर्थ के अंदर क्या है, तो फिर थोड़ी मुश्किल हो जाएगी, हम थोड़े ब्लैंक हो जाएंगे, राइट। चलिए तो फाइंड आउट करते हैं, ट्रैवल करते हैं टू द इंटीरियर ऑफ अर्थ और फाइंड आउट करते हैं कि अर्थ के इंटीरियर में क्या है। ऑलराइट, तो चलिए ट्रैवल करते हैं अर्थ के सरफेस से अर्थ के इंटीरियर में, हर एक लेयर में, और जानते हैं कि अर्थ के इंटीरियर में क्या है। रास्ता थोड़ा लंबा है क्योंकि अर्थ के सरफेस से लेकर सेंटर ऑफ द अर्थ, ये जो रेडियस है अर्थ का, ये डिस्टेंस है 6400 किलोमीटर्स अप्रोक्सीमेटली, इतना डिस्टेंस है, राइट। हमें फाइंड आउट करना है कि अर्थ के इंटीरियर में, अंदर में क्या है, राइट। चलिए, अर्थ के इंटीरियर के बारे में हमें काफी कम नॉलेज है। इनफैक्ट माइनिंग और ड्रिलिंग ऑपरेशन से हमें सिर्फ कुछ किलोमीटर्स तक, फ्यू किलोमीटर्स तक ही अर्थ के बारे में पता चला है। हमने सिर्फ फ्यू किलोमीटर्स तक अर्थ के बारे में डायरेक्टली कुछ ऑब्जर्व किया है। इससे नीचे हम नहीं जा सकते, ऐसा इसलिए क्योंकि जब भी सरफेस से इंटीरियर ऑफ अर्थ की तरफ जाया जाता है तो टेम्परेचर और प्रेशर बहुत रैपिडली इंक्रीज करता है और कुछ किलोमीटर बाद ही ये टेम्परेचर और प्रेशर इतना ज्यादा हो जाता है कि हम इसमें सरवाइव नहीं कर सकते, हमारे लिए अनबियरेबल हो जाता है। ऑलराइट, इसलिए डीपेस्ट माइन इन द वर्ल्ड जो है वो साउथ अफ्रीका में है और वो अप्रोक्सीमेटली सिर्फ 4 किलोमीटर डीप है। ऑलराइट, ओके, तो हमने माइनिंग और ड्रिलिंग ऑपरेशंस के बारे में बात की, थोड़ा सा इनके बारे में देख लेते हैं। माइनिंग क्यों करते हैं हम? माइनिंग करते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ वैल्यूएबल मिनरल्स और जियोलॉजिकल मटेरियल्स फ्रॉम अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट से जब भी हम कोई मिनरल्स एक्सट्रैक्ट करते हैं उसके लिए हम माइनिंग करते हैं। इस तरह से अर्थ क्रस्ट को खोदा जाता है, राइट। आप देख सकते हैं ये है आपका सरफेस और यहाँ नीचे 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 हमने कितना खोद दिया है। यही मैं आपको कह रही थी कि डीपेस्ट माइन जो है वो साउथ अफ्रीका में है, वो एक गोल्ड माइन है और वो 4 किलोमीटर डीप है। ऑलराइट, ओके, तो माइनिंग करते हैं हम एक्सट्रैक्शन ऑफ वैल्यूएबल मिनरल्स के लिए, जैसे कि कोल, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, डायमंड एटसेट्रा, राइट। ओके, ये आप देख सकते हैं। अगर आपने सलमान खान की एक मूवी आई थी भारत, अगर आपने वो देखी होगी तो आपको पता होगा कि उसमें माइनर्स जो हैं वो किस तरह से लिफ्ट में नीचे जाते हैं, माइनिंग करते हैं। इफ यू रिमेम्बर, इस तरह की पिक्चर्स आपके दिमाग में आ रही होंगी। तो ऐसे की जाती है माइनिंग, हम अर्थ को नीचे डग करते हैं और उसके बाद ह्यूमन बींग्स नीचे जाकर जो हमारे एक्सट्रैक्ट मिनरल्स होते हैं, वैल्यूएबल मिनरल्स होते हैं, उन्हें एक्सट्रैक्ट करते हैं, राइट। इट्स अ वेरी रिस्की जॉब। ऑलराइट, तो एक और इंटरेस्टिंग बात जानते हैं, वो ये कि डीपेस्ट आर्टिफिशियल पॉइंट ऑन अर्थ, डीपेस्ट यानी सबसे ज्यादा गहरा आर्टिफिशियल पॉइंट या मैन मेड होल जो हमने किया है ड्रिलिंग से, वो कौन सा है? वो है कोला सुपर डीप बोरहोल जो रशिया में है, अप्रोक्सीमेटली 12.2 किलोमीटर डीप है, राइट। इस प्रोजेक्ट को 1970 में स्टार्ट किया गया था। हमने अर्थ की ड्रिलिंग शुरू की, ये आप देख सकते हैं, ये है कोला सुपर डीप बोरहोल। ऑलराइट, इसकी एंट्रेंस जो है वो अब क्लोज कर दी गई है। तो 1970 में इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया, लेकिन इस डेप्थ पे जाने के बाद, अप्रोक्सीमेटली 12 किलोमीटर जाने के बाद, साइंटिस्ट को उनकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा हायर टेम्परेचर मिला। उन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि इस डेप्थ पे टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस होगा, लेकिन टेम्परेचर मिला 180 डिग्री सेल्सियस।
इसलिए इसके बाद और अंदर जाना जो है वो अनफीजिबल हो गया, इसलिए इस ड्रिलिंग प्रोजेक्ट को क्लोज कर दिया गया 1992 में। लेकिन आज तक का सबसे डीपेस्ट मैनमेड होल यही है अर्थ पे, ऑलराइट, अप्रोक्सीमेटली 12 किलोमीटर। ओके, तो माइनिंग से हम जा चुके हैं 4 किलोमीटर डीप तक और ड्रिलिंग से जा चुके हैं 12 किलोमीटर डीप तक। लेकिन अर्थ का रेडियस कितना है? 6400 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली, राइट। इसलिए हम कह रहे थे कि अर्थ के इंटीरियर के बारे में हमें कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, हम फ्यू किलोमीटर्स तक ही डायरेक्टली अंदर जा पाए हैं, राइट। ऑलराइट, तो बड़ा ही ऑब्वियस सा सवाल ये है कि अगर हम अर्थ के इंटीरियर में जा नहीं सकते तो हमें कैसे पता चला कि अर्थ के इंटीरियर में क्या है? चलिए फाइंड आउट करते हैं। रॉक्स जो हमें हमारे सरफेस पे मिलती हैं, सरफेस रॉक्स जो अर्थ के सरफेस पे हैं, एंड ऑल्सो वो रॉक्स जो हमें माइनिंग और ड्रिलिंग की प्रोसेस में मिली, उनको साइंटिस्ट ने स्टडी किया, उनकी प्रॉपर्टीज को स्टडी किया। जब भी वॉल्केनोज आते हैं, ज्वालामुखी जब भी आते हैं, क्योंकि वो अर्थ के इंटीरियर से आते हैं, तो जो लावा बाहर आता है उसे भी स्टडी किया जाता है। हमें पता है कि टेम्परेचर और प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं सरफेस से इंटीरियर की तरफ, और हमें पता है कि रेडियस कितना है अर्थ का? 6400 किलोमीटर्स। तो साइंटिस्ट ने एक एस्टिमेट लगा लिया कि अगर इतने किलोमीटर्स का डिस्टेंस है और टेम्परेचर और प्रेशर इंक्रीज हो रहे हैं तो वो किस रेट से इंक्रीज हो रहे होंगे, और हमने टेम्परेचर, प्रेशर और डेंसिटी की वैल्यूज का एस्टिमेट लगा लिया अर्थ के इंटीरियर की डिफरेंट लेयर्स का, ऑलराइट। इसके अलावा जब भी अर्थक्वेक्स आते हैं, भूकंप आते हैं, तो सिस्मिक वेव्स जनरेट होती हैं। अब सिस्मिक वेव्स भी अर्थ के इंटीरियर से जनरेट होती हैं, और सिस्मिक वेव्स की प्रॉपर्टी ये है कि वो सॉलिड और लिक्विड में अलग अलग स्पीड से ट्रैवल करती है। तो सिस्मिक वेव्स को रिकॉर्ड करता है सिस्मोग्राफ, और उससे हमें पता चल गया कि अर्थ के इंटीरियर में कहाँ कहाँ सॉलिड है और कहाँ कहाँ लिक्विड है, ऑलराइट। तो इन सारे सोर्सेज से हमने इकट्ठा कर ली कुछ नॉलेज अपने अर्थ के इंटीरियर के बारे में। अब जो भी हमें अब तक पता लग पाया है उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। ऑलराइट, तो अर्थ इज मेड अप ऑफ सेवरल कंसेंट्रिक लेयर्स विद वन इनसाइड अदर। जैसे अनियन में इस तरह की कंसेंट्रिक लेयर्स होती हैं, आप देख रहे हैं, एक के अंदर एक के अंदर एक। उसी तरह से हमारे प्लैनेट अर्थ में भी कंसेंट्रिक लेयर्स है, एक के अंदर एक। ये है हमारे प्लैनेट अर्थ का सरफेस, उसके अंदर एक और लेयर, एक और लेयर, एक और लेयर, ऑलराइट। चलिए पढ़ते हैं इनके बारे में। तो अर्थ के इंटीरियर में है मेनली 3 लेयर्स, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। कोर को फर्दर डिवाइड किया गया है आउटर कोर एंड इनर कोर में। तो आप कह सकते हैं कि अर्थ के इंटीरियर में 4 लेयर्स हैं, क्रस्ट, मेंटल, आउटर कोर एंड इनर कोर। तो ये जो है जिस पर आप रह रहे हैं वो लेयर हो गई क्रस्ट। उसके नीचे की लेयर जो ये दिख रही है आपको, ये हो गई मेंटल। उसके एक और अंदर की जो लेयर है ये है आउटर कोर, और सबसे इंटीरियर में जो सबसे अंदर है वो है इनर कोर, ऑलराइट। सबसे ऊपर क्रस्ट, देन मेंटल, देन आउटर कोर एंड देन इनर कोर, ऑलराइट। तो मैंने आपको बताया था कि अप्रोक्सीमेटली अर्थ का रेडियस है 6400 किलोमीटर्स। अब देख लेते हैं ये जो डिफरेंट लेयर्स है इनका कितनी कितनी थिकनेस है। तो जो हमारा सबसे ऊपर की लेयर है यानी कि क्रस्ट, वो है अप्रोक्सीमेटली 30 to 40 किलोमीटर्स। उसके अंदर की लेयर क्या है? मेंटल, वो है अप्रोक्सीमेटली 2900 किलोमीटर्स। और जो सबसे अंदर की लेयर है जो कि कोर है, वो है अप्रोक्सीमेटली 3500 किलोमीटर्स, ऑलराइट। तो 3500 प्लस 2900 प्लस 3040 अप्रोक्सीमेटली आपका बन गया 6400 किलोमीटर्स। आप समझ गए? ये जो लेयर है क्रस्ट, उसकी थिकनेस हो गई 3040। उसके इंटीरियर में जो मेंटल है उसकी हो गई 2900, और अंदर जो कोर है, दोनों कोर, आउटर कोर और इनर कोर को मिला के जो थिकनेस है वो है 3500 किलोमीटर्स, ऑलराइट। चलिए, तो अब हम बात कर लेते हैं हमारी टॉप मोस्ट लेयर की जो है क्रस्ट। क्रस्ट जो है वो अपर मोस्ट लेयर है अर्थ सरफेस की, हमने देख लिया। इनफैक्ट थिनेस्ट भी है ऑफ ऑल द लेयर्स, हमें पता ही है क्योंकि हमने देखा कि उसकी थिकनेस कितनी है, सिर्फ 30 to 40 किलोमीटर्स है, जबकि बाकी लेयर्स की कितनी ज्यादा है। क्रस्ट ऑक्यूपाइज 1% ऑफ द अर्थ्स वॉल्यूम। अब
क्रस्ट को जो है हमने डिवाइड किया है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में और ओशियानिक क्रस्ट में। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की थिकनेस है 35 से 40 किलोमीटर्स। एक मिनट, ये देखिए, हम लोग कॉन्टिनेंट्स पे रहते हैं, तो जो हमारा क्रस्ट हुआ वो हुआ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, और जो ओशियंस के नीचे जो सरफेस है, ओशियंस के नीचे जो ये ओशियंस है, इनके नीचे जो सरफेस है, जो जमीन है, उसे हम कहेंगे ओशियानिक क्रस्ट। ऑलराइट, तो ये है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ये है ओशियानिक क्रस्ट। ऑलराइट, तो हम क्या बात कर रहे थे कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की थिकनेस है अप्रोक्सीमेटली 35 से 40 किलोमीटर्स, और ये बना हुआ है सिलिका और एल्यूमिना से, इसीलिए इस लेयर को हम सियाल भी कहते हैं, SI फॉर सिलिका एंड AL फॉर एल्यूमिना। जो हमारा ओशियानिक क्रस्ट है उसकी थिकनेस कितनी है, सिर्फ 5 किलोमीटर्स, और ये बना हुआ है सिलिका और मैग्नीशियम से, इसलिए इसे हम सीमा भी कहते हैं, SI फॉर सिलिका एंड MA फॉर मैग्नीशियम। ऑलराइट, तो ये हमने देख लिया कि ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, ये ओशियानिक क्रस्ट है। मैंने आपसे क्या कहा कि जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, ये सपोज कीजिए हम यहाँ रहते हैं, ये हमारा कॉन्टिनेंट है, तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के नीचे क्या है, मेंटल, ये मेंटल है, ठीक है। तो इस क्रस्ट की थिकनेस है 30 टू 40 किलोमीटर्स। कॉन्टिनेंट्स के नीचे कितना है क्रस्ट, 30 टू 40 किलोमीटर्स, और ये है आपके ओशियंस के नीचे है सिर्फ 5 किलोमीटर्स। 5 किलोमीटर्स के नीचे ही शुरू हो जाता है हमारा मेंटल। सो ओशियंस के नीचे जो क्रस्ट है उसकी थिकनेस है सिर्फ 5 किलोमीटर, और जो कॉन्टिनेंट्स के नीचे क्रस्ट है उसकी थिकनेस है 30 टू 40 किलोमीटर्स। किस से बने हैं वो भी हमने बात की, ये बना है सियाल से, सिलिका एंड एल्यूमिना, और ओशियानिक क्रस्ट बनी है सीमा से, सिलिका एंड मैग्नीशियम। राइट, ऑलराइट, तो क्रस्ट के बारे में हमने बात कर ली, देख लिया कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियानिक क्रस्ट के बारे में। राइट, अब क्रस्ट के नीचे की लेयर है मेंटल, ये वाली। चलिए मेंटल के बारे में बात करते हैं। सो मेंटल जो लेयर है, इट लाइज जस्ट बीनीथ द क्रस्ट, क्रस्ट के नीचे है। थिकनेस कितनी है हम पहले ही बात कर चुके हैं, 2900 किलोमीटर्स, और टेम्परेचर जो है वो वेरी करता है 200 डिग्री सेल्सियस से 4000 डिग्री सेल्सियस। इतनी ज्यादा वेरिएशन क्यों? क्योंकि जैसे जैसे नीचे जाता जाएगा वैसे वैसे टेम्परेचर इंक्रीज करता जाएगा। बिल्कुल क्रस्ट और मेंटल की बाउंड्री पे कम होगा, जैसे जैसे नीचे जाएगा टेम्परेचर इंक्रीज करता जाएगा, इसलिए इतनी ज्यादा वेरिएशन। डिस्टेंस भी तो इतना ज्यादा है, 2900 किलोमीटर्स। सो इट ऑक्यूपाइज 82% ऑफ अर्थ वॉल्यूम, और जो वॉल्केनोज के टाइम जो मैग्मा आता है, ऐसे ज्वालामुखी फटता है, वो भी मेंटल लेयर से ही आता है। ये जो मैग्मा है इसका सोर्स होता है मेंटल लेयर। ऑलराइट, अब मेंटल लेयर है रिच इन ऑक्साइड्स एंड सिलिकेट्स ऑफ मैग्नीशियम एंड आयरन। ऑलराइट, इट इज रिच इन ऑक्साइड्स एंड सिलिकेट्स ऑफ मैग्नीशियम एंड आयरन। ऑलराइट, तो मेंटल के बारे में बात कर ली। अब बात करते हैं कोर के बारे में, जो हमारी इनर मोस्ट लेयर है। हमें पता है कि इसको 2 लेयर्स में डिवाइड किया गया है, आउटर कोर, ये वाला येलो पोर्शन हो गया आपका आउटर कोर, और ये जो व्हाइट पोर्शन है ये आपका हो गया इनर कोर। ऑलराइट, ओके, तो कोर हो गई हमारी इनर मोस्ट लेयर, इसका रेडियस है 3500 किलोमीटर्स, हमें पता है। इट इज मेड अप ऑफ निकल एंड आयरन, NiFe, Ni stands for nickel and Fe stands for ferrous, that is iron। अब बिल्कुल इंटीरियर में है तो यहाँ बहुत ज्यादा टेम्परेचर एंड प्रेशर है। हमें पता है कि जैसे जैसे सरफेस से इंटीरियर की तरफ बढ़ते हैं टेम्परेचर और प्रेशर इंक्रीज करता है, डेंसिटी भी इंक्रीज करती है। राइट, तो यहाँ टेम्परेचर जो है वो है 4000 से लेकर 6650 डिग्री सेल्सियस तक की वेरिएशन आपको मिलेगी। कोर जो है वो ऑक्यूपाई 16% ऑफ अर्थ वॉल्यूम। अगर हम आउटर कोर की बात करें तो आउटर कोर की थिकनेस है, टोटल थिकनेस कितनी है 3500 किलोमीटर। राइट, ये पूरी थिकनेस कितनी है 35। अगर सिर्फ आउटर कोर की बात करें तो वो है अप्रोक्सीमेटली 2260 किलोमीटर्स, और इनर कोर की बात करें तो उसकी थिकनेस है 1255 किलोमीटर्स। और जो हमारा आउटर कोर है वो लिक्विड या मोल्टेन स्टेट में है, यस, और जो हमारा इनर कोर है वो सॉलिड स्टेट में है। ऑलराइट, तो ये था सब कोर के बारे में। इनर मोस्ट लेयर है, थिकनेस 3500 है, निकल और आयरन से मिलके बना है।
टेम्परेचर 4000 से लेकर 6650 तक वेरी करता है। आउटर कोर और इनर कोर के बारे में हमने पढ़ लिया कि आउटर कोर लिक्विड है और इनर कोर जो है वो हमारा सॉलिड है। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो हमने अर्थ की तीनों लेयर्स क्रस्ट, मेंटल और कोर के बारे में बात कर ली। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रॉक्स। चलिए रॉक्स के बारे में पढ़ते हैं। अर्थ की जो क्रस्ट है दैट इज मेड अप ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक। हमारी क्रस्ट जो है वो बहुत सारे रॉक से मिलकर बनी है और रॉक्स मिलकर बने होते हैं वन और मोर मिनरल्स से, राइट। तो एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक्स अप अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड रॉक। नेचुरल मास किसका? मिनरल मैटर का, जो अर्थ क्रस्ट को बनाता है उसे हम कहते हैं रॉक। अब रॉक्स जो हैं वो डिफरेंट कलर्स के हो सकते हैं, साइज के हो सकते हैं, टेक्सचर के हो सकते हैं। हमें पढ़ना है 3 मेजर रॉक्स जो होती हैं, इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक्स के बारे में। ये क्लासिफिकेशन उस हिसाब से होती है जिस हिसाब से ये रॉक्स बनती हैं, ऑलराइट, बेस्ड ऑन देयर मोड ऑफ फॉर्मेशन, इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक। ऑलराइट, चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इग्नियस रॉक्स के बारे में। तो ये जो वर्ड है इग्नियस, लैटिन वर्ड इग्निस से लिया गया है जिसका मतलब होता है फायर। ऑलराइट, अब इग्नियस रॉक्स आर फॉर्म्ड आउट ऑफ मैग्मा एंड लावा फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ अर्थ। When this molten magma comes on the earth's surface, it cools down and becomes solid. Rocks thus formed are called igneous rocks. ये देखिए, हमने क्या कहा कि जब भी वॉल्केनिक इरप्शन होती है, वॉल्केनोज आते हैं, तो क्या होता है, जो मॉल्टन मैग्मा है वो अर्थ के सरफेस पे आएगा, ठीक है। अर्थ के सरफेस पे आ गया, धीरे क्या होगा, उसके बाद वो कूल डाउन हो जाएगा। कूल डाउन हो गया और क्या हो जाएगा, सॉलिडिफाई हो जाएगा। सॉलिड, पहले तो मॉल्टन था, अर्थ के सरफेस पे आया, रैपिडली कूल डाउन होगा और सॉलिडिफाई हो जाएगा, और सॉलिडिफाई होने के बाद वो बना देगा इग्नियस रॉक्स। ये एक इग्नियस रॉक है। ऑलराइट, तो ऐसे बनती हैं हमारी इग्नियस रॉक्स। यही हमने यहाँ कहा कि मॉल्टन मैग्मा जब अर्थ के सरफेस पे आएगा, कूल डाउन होगा, सॉलिड हो जाएगा और रॉक्स बना देगा, जिसे हम कहेंगे इग्नियस रॉक्स। तो igneous rocks are formed out of magma and lava from the interior of the earth. igneous rocks को हम प्राइमरी रॉक्स भी कहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि igneous रॉक से ही बाकी सारी रॉक्स बनती हैं, वो प्राइमरी रॉक्स हैं, ठीक है। एग्जाम्पल हो गए ग्रेनाइट एंड बेसाल्ट। और igneous रॉक्स के 2 टाइप्स हैं, इंट्रूसिव एंड एक्सट्रूसिव। चलिए इनके बारे में देखते हैं। कैसे बन गई ये तो पता चल गया, वोल्केनोज आए, मैग्मा बाहर निकला, मैग्मा जो है वो कूल डाउन हुआ, सॉलिडिफाई हो गया और बन गई हमारी इग्नियस रॉक्स। सिंपल। ऑलराइट, तो अब समझ लेते हैं 2 टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक्स, जो है एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, राइट। बिफोर दैट पहले ये समझ लेते हैं कि मैग्मा और लावा में क्या डिफरेंस है। जब तक ये मोल्टन मटेरियल अर्थ के इंटीरियर में है, अंदर है, तब तक हम इसे कहते हैं मैग्मा, और जब ये अर्थ के सरफेस पे आ जाता है तब हम इसे कहते हैं लावा। ऑलराइट, मैग्मा और लावा का डिफरेंस समझ गए। ऑलराइट, तो हमने अभी कहा था कि इग्नियस रॉक्स कैसे बनती हैं। जब ये जो मैग्मा होता है ये अर्थ के सरफेस पे आता है, कूल डाउन होता है, तो बना देता है इग्नियस रॉक्स। ऑलराइट, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये जो मॉल्टन मैग्मा है वो अर्थ के सरफेस पे नहीं आता, अंदर ही इंटीरियर में ही जो है सॉलिडिफाई हो जाता है। तो जब भी ये मैग्मा अर्थ के इंटीरियर में ही डीप इनसाइड सॉलिडिफाई हो जाएगा, तो ये जो ये रॉक्स बनाएगा उसे हम कहेंगे इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। इंटीरियर में ही सॉलिडिफाई हो जाएगा, इस नाम से याद रह जाएगा। इंट्रूसिव यानी डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट ही सॉलिडिफाई हो जाएगा, तो वो बनाएगा इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। और जब ये मैग्मा बाहर आएगा, यानी लावा जिसको हम कहते हैं, और कूल डाउन होगा कहाँ, अर्थ के सरफेस पे, इंटीरियर में नहीं, सरफेस पे कूल डाउन होगा, तो जो वो रॉक्स बनाएगा उसे हम कहेंगे एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। ऑलराइट, ठीक है, समझ गए आप। ये पिक्चर देखिए, तो ये था हमारा मैग्मा। कई बार ये अर्थ के इंटीरियर में ही सॉलिडिफाई हो जाता है और बनाता है इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, और जब ये बाहर आता है और अर्थ के सरफेस पे कूल डाउन होता है और रॉक्स बनाता है, उसे हम कहते हैं एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। ऑलराइट,
अब जब अर्थ के सरफेस पे लावा आता है तो उसकी सडन कूलिंग होती है और सडन एकदम से कूल हो जाता है, और उसकी वजह से इन रॉक्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है वेरी फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर होता है इनका, ऑलराइट। जबकि वहीं अगर वो अर्थ के इंटीरियर में कूल डाउन करते हैं तो बहुत ही स्लोली उनकी कूलिंग होती है, इसलिए वो लार्ज ग्रेन्स बनाते हैं, ऑलराइट। तो मैंने क्या कहा कि इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स जो अर्थ के इंटीरियर में हैं उनके होंगे लार्ज ग्रेन्स, और जो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स है जो बाहर सरफेस पे बनते हैं उनका बहुत ही फाइन ग्रेन होता है। क्यों? क्योंकि उनकी सडन कूलिंग होती है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। बेसाल्ट जो है वो एक एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स है और जो ग्रेनाइट है वो एक इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स है। अब जो हमारा डेक्कन प्लेटू है वो बेसाल्टिक रॉक से बना है, और जो हमारे ग्राइंडिंग स्टोन होते हैं जिससे हम चीजों को ग्राइंड करते हैं, पीसते हैं, वो ग्रेनाइट स्टोन से बने होते हैं, ऑलराइट। अब डेक्कन प्लेटू के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हमने कहा कि डेक्कन प्लेटू जो है वो बेसाल्टिक रॉक से बने हैं, ऑलराइट। ऑलराइट, तो ये है हमारा डेक्कन प्लेटू। आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, डेक्कन प्लेटू इज अ लार्ज प्लेटू विच कवर्स मोस्ट ऑफ साउथ इंडिया। इनफैक्ट इट एक्सटेंड्स ओवर 8 इंडियन स्टेट्स। 8 इंडियन स्टेट्स में, साउथ इंडिया के 8 स्टेट्स में फैला हुआ है, राइट। प्लेटू क्या होता है हम सबको पता है, इट इज एलिवेटेड फ्लैट लैंड। अब डेक्कन प्लेटू कैसे बना? मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो एक वॉल्केनो आया, वॉल्केनिक इरप्शन हुई सेंट्रल इंडिया में, और ये जो मॉल्टेन लावा था ये स्प्रेड होता गया और हार्डन हो गया और इसने ये रॉक बना लिया जिसे हम कहते हैं डेक्कन प्लेटू। तो डेक्कन प्लेटू कैसे बना? वॉल्केनिक इरप्शन से बना है, जो कब हुआ था? मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, ऑलराइट। और कौन सी रॉक है ये? बेसाल्टिक रॉक। हमने अभी बात की थी कि डेक्कन प्लेटू जो है वो बेसाल्ट से बना हुआ है। आपको मुझे बताना है कि कौन से हैं वो 8 स्टेट्स जिनमें डेक्कन प्लेटू फैला हुआ है, ऑलराइट। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। हमने बात कर ली इग्नियस रॉक्स के बारे में। लेट्स नाउ टॉक अबाउट सेडिमेंट्री रॉक्स। अब बात करते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में। तो जो ये सेडिमेंट्री रॉक्स है, ये जो वर्ड है सेडिमेंट्री, ये लिया गया है लैटिन वर्ड सेडिमेंटम से, जिसका मतलब है सेटल डाउन। होता क्या है, जितनी भी रॉक्स है अर्थ के सरफेस पे, जैसे कि इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक, वो क्या करती हैं? रोल डाउन करेंगी, आपस में क्रैकिंग होगी, उनमें एक दूसरे को हिट करेंगी। बेसिकली क्या होगा? वेदरिंग होगी उनकी रॉक्स की जब, तो वो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में टूट जाती हैं, जिन्हें हम कहते हैं सेडिमेंट्स। उसके बाद उन सेडिमेंट्स की ट्रांसपोर्टेशन होती है। ट्रांसपोर्टेशन कौन करेगा? विंड और वाटर के द्वारा ये छोटे छोटे सेडिमेंट्स जो हैं वो अलग अलग जगह पे ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे और कहीं जाके डिपॉजिट होने लग जाएंगे। अब जब डिपोजिशन होती रहेगी तो क्या होगा? इनकी कंप्रेशन होगी और धीरे धीरे ये हार्ड होते जाएंगे और बना देंगे सेडिमेंट्री रॉक्स। इन रॉक्स में फॉसिल्स भी पाए जाते हैं, प्लांट्स, एनिमल्स और अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के, जो वहां रहे होते हैं। फॉसिल्स यानी कि प्लांट, इन सब चीजों की डेड डिकेइंग मैटर, ऑलराइट। एग्जाम्पल्स हो गए सेडिमेंट्री रॉक्स के सैंडस्टोन, लाइमस्टोन एंड शेल। ये देखिए हमारा फ्लो चार्ट की कैसे सेडिमेंट्री रॉक्स बनती हैं। मैंने क्या कहा सबसे पहले कि जो भी रॉक्स है हमारे पास, जैसे इग्नियस, मेटामॉर्फिक, सेडिमेंट्री, उनका क्या होगा? उनकी वेदरिंग होगी, छोटे छोटे स्मॉल टुकड़ों में बढ़ जाएंगे, जिन्हें हम कहते हैं सेडिमेंट्स, राइट। अब इन सेडिमेंट्स की ट्रांसपोर्टेशन होगी किसके द्वारा? वाटर और विंड। ट्रांसपोर्टेशन हुई और ये जो है वो डिपॉजिट होते जाएंगे कहीं पर, लेयर बाय लेयर, और उसके बाद होगी इनकी कंपैक्शन एंड सीमेंटेशन। कंप्रेस होते जाएंगे और बना देंगे सेडिमेंट्री रॉक्स, ऑलराइट। समझ गए आप? ये जितने भी रॉक्स है इनकी वेदरिंग हुई, छोटे छोटे हो गए, सेडिमेंट्स बन गए, फिर इनकी ट्रांसपोर्टेशन हुई, फिर डिपोजिशन हुई कहीं, फिर कंपैक्शन हुई और बन गए सेडिमेंट्री रॉक्स। इस तरह से बनते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। ये देखिए, ये एक सेडिमेंट्री रॉक है। आप देख सकते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है, ऐसा लेयर्ड है, लेयर्स बाय लेयर्स आपको इसमें दिख रही होंगी। इसको कहते हैं स्ट्रेटिफाइड स्ट्रक्चर। ऐसा क्यों है? क्योंकि इसमें सक्सेसिव डिपोजिशन हुई है। पहले कहीं से छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स आए और यहाँ डिपॉजिट हुए, राइट। फिर और फ्रेगमेंट्स आए जो इसके ऊपर डिपॉजिट हो गए, इसके ऊपर डिपॉजिट होते गए और ये जो है वो कंप्रेस होता गया
और बन गई हमारी सेडिमेंट्री रॉक। इसीलिए इसमें आपको इस तरह के लेयर्ड स्ट्रक्चर मिलता है, ऐसे ऐसे अलग अलग थिकनेस की, अलग अलग मटेरियल की जो है लेयर्स मिलेंगी। और हमने क्या कहा, इसमें फॉसिल्स भी होते हैं, राइट। जो प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन रॉक्स पे रहे होंगे, जब वो मर जाते हैं तो उनका जो डिकेइंग मैटर है वो भी आपको इसके बीच में कहीं ना कहीं मिलेगा। सेडिमेंट्री रॉक्स में फॉसिल्स भी होते हैं। ऑलराइट, ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो अब हम बात कर लेते हैं लास्ट जो हमारे पास है, मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो ये लिया गया है ग्रीक वर्ड से मेटामॉर्फोस, जिसका मतलब है चेंज ऑफ फॉर्म। अब देखते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स कैसे बनती हैं। तो जो हमारी इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स जो हैं, इग्नियस रॉक्स कैसे बनी, जब लावा बाहर आया या वॉल्केनोज आए उससे बनती है, मैग्मा से, राइट। सेडिमेंट्री रॉक्स कैसे बनी, जब इन सारी रॉक्स की वेदरिंग होती है, छोटे छोटे सेडिमेंट्स बना देते हैं, फिर ट्रांसपोर्टेशन, डिपोजिशन एंड जो कंपेक्शन होती है उससे सेडिमेंट्री रॉक बनी। तो जब भी इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स को बहुत ज्यादा हीट और प्रेशर मिलता है तो वो बन जाती हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। ऑलराइट, अब ये बहुत ज्यादा ग्रेट हीट और प्रेशर कब मिलेगा, इसके ऐसा बहुत केसेस में हो सकता है। पहला केस ये, जब रॉक्स जो हैं वो मॉल्टेन मैग्मा के कांटेक्ट में आए। ठीक है, आपकी इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक मॉल्टेन मैग्मा के कांटेक्ट में आ गए। हमको पता है कि इस मैग्मा का टेम्परेचर बहुत ही हाई होता है, तो क्या होगी, वो जो रॉक्स है वो मेटामॉर्फिक रॉक्स बन जाएंगी। ऐसा तब भी होता है जब ये रॉक्स कई बार टेक्टोनिक प्रोसेस से अर्थ के इंटीरियर में चली जाती हैं, तो वहां पे भी बहुत ही, अर्थ के इंटीरियर में भी बहुत ज्यादा हीट और प्रेशर है, तो वहां पर भी ये चेंज हो जाती हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स में। ऑल्सो कई जो आपकी अंडरलाइंग रॉक्स है, यानी जो रॉक नीचे है, मान लीजिए उसके ऊपर बहुत सारी और रॉक्स हैं, तो जो नीचे वाली रॉक्स है उस पे प्रेशर बन रहा है, राइट। तो क्या है, उस हीट और प्रेशर की वजह से वो चेंज हो जाएगी मेटामॉर्फिक रॉक्स में। एग्जाम्पल हो गए मार्बल और ग्नीज। सिंपल है कि इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स को जब भी ग्रेट हीट और प्रेशर मिलेगा वो बन जाएंगी मेटामॉर्फिक रॉक्स। ऑलराइट, यहां देखिए मैंने क्या कहा, इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक को आप जब भी हाई हीट और प्रेशर देंगे तो वो बन जाएगी मेटामॉर्फिक रॉक्स। एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब ग्रेनाइट और बेसाल्ट, मैंने क्या कहा था, इग्नियस रॉक है, राइट। तो ग्रेनाइट को जब आप हाई हीट एंड प्रेशर देंगे तो वो मेटामॉर्फिक रॉक जो बनाती है उसे हम कहते हैं ग्नीज। ऑलराइट, तो ग्नीज किससे बनता है, ग्रेनाइट से बनता है। इसी तरह से लाइमस्टोन एक सेडिमेंट्री रॉक है। लाइमस्टोन को हाई हीट और प्रेशर मिलेगा तो वो मेटामॉर्फिक रॉक बन जाएगी जो है मार्बल। ऑलराइट, तो आप देख सकते हैं कि इग्नियस रॉक्स भी हाई हीट और प्रेशर में मेटामॉर्फिक रॉक बनाती है, सेडिमेंट्री रॉक भी हाई हीट और प्रेशर में मेटामॉर्फिक रॉक बनाती है। मेटामॉर्फिक रॉक के एग्जांपल्स हो गए ग्नीज और मार्बल। ऑलराइट, आई होप आप समझ गए होंगे। तो अब देख लेते हैं कि हमारे रॉक्स जो है वो कहाँ कहाँ यूज होते हैं। बहुत जगह यूज होते हैं, रोड्स बनाने के काम आते हैं, हाउसेस बनाने के काम आते हैं, बिल्डिंग्स बनाने के काम आते हैं। इनफैक्ट हमारा जो लाल किला है, हमारा रेड फोर्ट, वो रेड सैंडस्टोन से बना है, राइट। और ताजमहल किससे बना है, व्हाइट मार्बल से बना है। ऑलराइट, अर्थ की तीनों लेयर्स के बारे में बात कर ली, क्रस्ट, मेंटल, कोर। रॉक्स के टाइप्स के बारे में बात कर ली, इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक। अब टाइम है कि हम बात करें रॉक साइकिल की और समझे रॉक साइकिल क्या है। ऑलराइट, तो जो रॉक्स हैं दे डू नॉट रिमेन इन देयर ओरिजिनल फॉर्म फॉर लॉन्ग एंड अंडरगो ट्रांसफॉर्मेशन। जितने भी रॉक्स हैं वो उनकी ट्रांसफॉर्मेशन होती रहती है, वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में नहीं रहते। ओल्ड रॉक्स जो हैं वो न्यू रॉक्स में ट्रांसफॉर्म होते रहते हैं। एक टाइप का रॉक दूसरे टाइप के रॉक में ट्रांसफॉर्म होता रहता है। तो ये जो प्रोसेस है ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉक फ्रॉम वन टू अनदर, एक से दूसरे की में ट्रांसफॉर्मेशन जो है रॉक की, उसे हम कहते हैं रॉक साइकिल। इस प्रोसेस को हम कहते हैं रॉक साइकिल। चलिए रॉक साइकिल को डिटेल में समझते हैं। ऑलराइट, तो ये है हमारा रॉक साइकिल। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा है पर इसको थोड़ा ध्यान से सुनिए, आपको आसानी से समझ आ जाएगा। इट्स वेरी इजी। ऑलराइट, तो सबसे पहले बात करते हैं इग्नियस रॉक्स की। इग्नियस रॉक्स कैसे बनती हैं, मैग्मा जो है सॉलिडिफाई हुआ और मैग्मा ने बना दी हमारी इग्नियस रॉक्स। कोई और भी तरीका इग्नियस रॉक्स बनने का नहीं, राइट। अब देखते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स कैसे बनती हैं। तो आप सिर्फ ये ब्लू लाइन से याद रखिए कि ब्लू लाइन से हमारी फॉर्मेशन हो गई इग्नियस रॉक्स की।
अब हम बात करते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स की, जिसको हमने ये ब्लैक लाइन से दिखाया है। तो सेडिमेंट्री रॉक्स कैसे कैसे बनेंगी? इग्नियस रॉक्स की वेदरिंग होगी, इरोजन होगा, ट्रांसपोर्टेशन, डिपोजिशन, सेडिमेंटेशन, कॉम्पैक्शन सब कुछ होके बन गई हमारी सेडिमेंट्री रॉक्स। इग्नियस रॉक्स जो ये थी हमारी, वो हमारी ट्रांसफॉर्म हो गई सेडिमेंट्री रॉक्स में। और कैसे कैसे सेडिमेंट्री रॉक्स बनेगी? सिमिलरली मेटामॉर्फिक रॉक्स के साथ भी यही होगा, तो वो सेडिमेंट्री रॉक्स बनाएंगी, राइट? तो ये वाली लाइन देखिए, यहाँ जो ब्लैक वाली है, मेटामॉर्फिक रॉक्स की भी वेदरिंग, इरोजन ये सब होगा, तो ये बनाएगी हमारी सेडिमेंट्री रॉक्स। एक और तरीका सेडिमेंट्री रॉक्स बनाने का, खुद ओल्ड सेडिमेंट्री रॉक्स, ये जो पुरानी सेडिमेंट्री रॉक्स है, ये भी जब इरोजन, डिपोजिशन ये सब होगा, ट्रांसपोर्टेशन, तो खुद भी बना लेगी सेडिमेंट्री रॉक्स। ऑलराइट, तो सेडिमेंट्री रॉक्स तो हमारी इन तरीकों से बन गई। इग्नियस से भी बनेगी, मेटामॉर्फिक से भी बनेगी, और पुराने सेडिमेंट्री रॉक से भी सेडिमेंट्री रॉक बनेगी, राइट? आप देख रहे हैं ये एक साइकिल है, एक रॉक दूसरे रॉक में ट्रांसफॉर्म हो रही है। अब बात करते हैं मेटामॉर्फिक रॉक की। मेटामॉर्फिक रॉक हमने बात की थी कि जब भी सेडिमेंट्री और इग्नियस रॉक्स को हाई हीट और प्रेशर मिलता है तो वो बना देती हैं मेटामॉर्फिक रॉक, राइट? अब इसको हमने डिनोट किया है रेड लाइन से। यहाँ देखिए, ये थी हमारी सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स को हाई हीट और प्रेशर मिला, मेटामॉर्फिज्म हुई और बन गई हमारी मेटामॉर्फिक रॉक। सिमिलरली ये थी हमारी इग्नियस रॉक्स। ये वाली लाइन देखिए, अब इसको भी हाई हीट और प्रेशर मिला और ये बन गई हमारी मेटामॉर्फिक रॉक। तो ये है रॉक साइकिल। एक तरह की रॉक दूसरी तरह की रॉक में ट्रांसफॉर्म हो रही है, ओल्ड रॉक्स से न्यू रॉक्स भी बन रही है, राइट? और अल्टीमेटली इन सारी रॉक्स को जब बहुत ज्यादा हाई हीट मिलती है तो ये दोबारा से मेल्ट होके मैग्मा बना देती हैं, राइट? और फिर वो साइकिल फिर से शुरू हो जाता है कि मैग्मा से बनेगी इग्नियस और बाकी ऐसे। तो ये है हमारा रॉक साइकिल। आई रियली होप आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे तो वीडियो को एक और बार देखिए, इस वाले पार्ट को फिर से देखिए। आई एम प्रिटी श्योर आपको समझ आ जाएगा। ऑलराइट, तो रॉक साइकिल के बारे में हमने पढ़ लिया। क्या पढ़ा? मॉल्टेन मैग्मा कूल डाउन होगा, सॉलिडिफाई होगा और क्या बनाएगा? इग्नियस रॉक्स। अब यही इग्नियस रॉक्स, पुरानी सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक, जब वो ब्रेक डाउन होंगी, स्मॉलर पार्टिकल्स में ट्रांसपोर्ट होंगी, डिपॉजिट होगी, कंपैक्शन होगी, तो क्या बना देंगी? सेडिमेंट्री रॉक्स। फिर इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स को जब हाई हीट और प्रेशर मिलेगा तो वो किसमें चेंज हो जाएंगी? मेटामॉर्फिक रॉक्स में। और मेटामॉर्फिक रॉक्स जो और ज्यादा अंडर हीट एंड प्रेशर में है, वो फिर से मेल्ट डाउन हो जाएंगी और बना देंगी मॉल्टेन मैग्मा। मॉल्टेन मैग्मा फिर से कूल डाउन होगा और सॉलिडिफाई होगा इग्नियस रॉक्स में। तो ये था आपका पूरा रॉक साइकिल। ऑलराइट, आई रियली होप आपको समझ आ गया होगा। ऑलराइट, तो ये है हमारा लास्ट टॉपिक, दैट इज मिनरल्स। हम सबको पता है कि रॉक्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मिनरल्स. Minerals are naturally occurring substances which have certain physical properties and definite chemical compositions. They are very important to humankind. हमने बात की थी कि माइनिंग से हम डिफरेंट मिनरल्स को अर्थ के क्रस्ट से एक्सट्रैक्ट करते हैं, राइट? सो ये जो मिनरल्स हैं, कुछ मिनरल्स हम फ्यूल की तरह यूज करते हैं जैसे कि कोल, नेचुरल गैस और पेट्रोलियम, और कुछ जो है वो इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं जैसे कि आयरन, एल्यूमिनियम, गोल्ड, यूरेनियम, ये सारे क्या हैं? आपके मिनरल्स। ऑलराइट, तो अब आप लोगों को मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं और आपके स्टेट में कौन से मिनरल्स मिलते हैं। आप अपने पेरेंट्स की मदद ले सकते हैं, इंटरनेट की मदद ले सकते हैं और फाइंड आउट कीजिए कि आपके स्टेट में कौन कौन से मिनरल्स प्रेजेंट है। ऑलराइट गाइस, तो ये था हमारा चैप्टर इनसाइड आवर अर्थ। आई रियली होप आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा, सब कुछ समझ में आया होगा। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में अपने डाउट लिखिए। एजुकेटिंग यंग माइंड्स को सब्सक्राइब करिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।